Hey lovely people, welcome back to my channel रनीता कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के एजुकेशन इन सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 90% आएंगे ही आएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जिसके आने का 100% चांस है आपके एग्ज़ाम में, जो कि 20 मार्च को रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेरी के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए या बुक के नोट चाहिए तो आप हमारे रनीता कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें आपको सबसे पहले तो एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, साथ ही साथ सोसाइटी की डेफिनेशन होनी चाहिए, और जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एजुकेशन और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। डिस्कस द स्टेटमेंट। तो आपको ये जो है आपके यूनिट 1 में मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूनिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी? What are the characteristics of contemporary Indian society? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। इसके नेक्स्ट वाला तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, इनलिस्ट द सोसाइटल चैलेंजेस इन इंडिया। तो जो भी सोसाइटल चैलेंजेस है आपको सारे सोसाइटल चैलेंजेस पता होने चाहिए, स्पेशली पॉवर्टी वाला तो पता ही होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, बहुत इजी है। और प्रिएम्बल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रिएम्बल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है कि प्रिएम्बल से कोई एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, वेदर इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन और इन द 8 मार्क्स क्वेश्चन। सो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रिएम्बल में क्या क्या है और प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है। तो प्रिएम्बल नॉर्मली प्रिएम्बल इज़ नथिंग बट वी कैन से इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन टाइप होता है, प्रीफेस होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वेदर फंडामेंटल राइट से या फंडामेंटल ड्यूटीज से या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इसमें कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे एजुकेशन के साथ लिंक करके कैसे हमारी एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हेल्प करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे हेल्प करती है, तो उस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाली हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग एजुकेशन वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़? तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कैसे ये
डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो एजुकेशन सिस्टम में हेल्पफुल रहता है, कैसे बच्चा जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू से एक अच्छे ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट कर पाता है, अच्छे स्किल्स इनहेरिट कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए और आप इस चीज़ को हाईली प्रायोरिटाइज रखना कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको पता हो कि आपको कैसे फ्रेम करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आंसर फ्रेम कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है उनको पता तो होता है, हमें पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, क्या है, हमें वी नो डेट व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, बट we are not able to find the correct definition, correct words to explain that। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो अगर आपको ये देखना है कि आप अपने आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, 3 मार्क्स के आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, 8 मार्क्स के आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, कितने वर्ड्स में लिखेंगे, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके पहले वो PYQ भी देख सकते हैं, बिकॉज वो पिछले साल का ही 2024 का ही PYQ है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है, लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका दिखाया गया है। तो एक बार आप वहाँ जाके वीडियो में जाके वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। सो यू मस्ट नो द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड व्हाई लाइब्रेरी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द टर्म प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सेम आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होनी चाहिए एंड इसकी नीड, इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेम विद द ग्लोबलाइजेशन, यू मस्ट नो द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड देन इसके नीड्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका पंचायती राज से या फिर डिसेंट्रलाइजेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, वेदर 8 मार्क्स में आए या फिर 3 मार्क्स में आए, बट ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। एंड हो सकता है कि आपके कल वाले एग्ज़ाम में यानी कि 20 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एजुकेशन एंड सोसाइटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से, मैं तो कहती हूँ ये वाला क्वेश्चन तो रट के चले जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक सोसाइटल आपका चैलेंजेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपका UEE। तो UEE क्या होता है, तो इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। Next question number 15, what is the need and importance for the education of girl child, explain in the context of our country। This is also the most important question। गर्ल चाइल्ड का, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आपका आता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन कैसे भी तरीके से आपके पास आ सकता है किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, what are the problems of girl child education in India, how can these problems be remedied। तो आप ये वाला भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशली 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे होते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपके एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा, सबसे पहले आपको बताना है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को, उसके बाद आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना, बहुत सारे पीपल टीचर्स ऐसा कर देते हैं कि एक चीज़ का आंसर दे देते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स लिख के आ जाते हैं बट रेमेडी नहीं लिख के आते हैं, तो आपके मार्क्स उस केस में कट जाएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हम बिना पढ़े ऊपर से देख के सॉल्व ना करने लग जाए। पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर समझिएगा,
फिर लिखना शुरू करिएगा और उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग ही आपको आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। कैसे भी तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी नीड, इम्पॉर्टेंस, बेसिक चीज़ें होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, वो हम देख लिया है हमने। इंक्लूसिव एजुकेशन में जितने भी सब टॉपिक्स है वो सारे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 20, what do you understand by wastage and stagnation? As a teacher, how you minimize the problem of wastage and stagnation? Next, question number 21, describe the major recommendations of the Kothari Commission. See, every commission is important. You must know recommendations of all commission mentioned in your syllabus, but कोठारी कमीशन इज़ द वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कोठारी कमीशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करके जानी है, बट आपके जो अदर कमीशन है उससे आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे कोई भी 3 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से फ्रेम हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कमीशंस का। तो सारी ही कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट कोठारी कमीशन अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोठारी कमीशन आई गेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एनपीई 1986, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनपीई एंड पीओए 1992 ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। डिस्कस आरटीई इन डिटेल। राइट टू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो इसका अच्छे से सब कॉन्सेप्ट सी। राइट टू एजुकेशन इज़ द वन जो कि आपके हमेशा हर चीज़ में काम आने वाला है, वेदर इट इज़ सेकेंड ईयर में जब आप मूव करोगे तो ये आरटीई का टॉपिक तब भी आएगा। आप अभी सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको आरटीई पढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि अभी आप अच्छे से क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हर जगह ये टॉपिक जो है पूछा जा सकता है। इवन DSSB में भी आरटीई का आपको पढ़ना पड़ेगा। Next, question number 24, India is a country of diversity. See, I have already mentioned that diversity वाला question आपसे पूछा जा सकता है in any format, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है diversity में। So, ये जो diversity वाली चीज़ है वो आपको हमेशा पॉजिटिव में लिखनी है, आपको कभी भी इसको नेगेटिव में नहीं लिखना, हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। सो बीइंग अ प्राइमरी टीचर, हाउ डू यू अकोमोडेट दिस कॉन्सेप्ट विद प्राइमरी एजुकेशन, तो आपको इसका पूरा आंसर पॉजिटिव वे में ही करना है कि डाइवर्सिटी क्या है, एक अच्छी चीज़ है। डाइवर्सिटी से बच्चे जो है अलग 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 रिलीजन्स के अलग अलग कल्चर सीखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस देखते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज़ को इनहेरेंट करते हैं। हम जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उससे हम दूसरे बच्चों से एक बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, इनकलकेट करता है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, सो यू हैव टू राइट इन अ पॉजिटिव वे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीई 2009। तो यहाँ पर आपको यूईई के बारे में ही लिखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आने वाली है एजुकेशन एंड सोसाइटी के। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप जब सुबह भी आप एग्ज़ाम देने से पहले भी जब वो वीडियो देखोगे तो आप जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, और सो डैट आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।